आज अपनी टॉपिक पर जो हम सबका करंट अफेयर का सेशन है उसको स्टार्ट किया जाए। चलिए चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन पर। देखा जाए, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार किस देश के साथ समझौता की है? उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो समझौता की है अपने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। ये किसके साथ सहयोग किया गया है? ये सहयोग किया गया है सिंगापुर के साथ में। तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो सिंगापुर की सरकार के साथ में अब आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगी, उसके साथ में मिलकर। तो अगर बात की जाए, ये सिंगापुर के साथ ही आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार इसके साथ समझौता की है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में पहले जान लिया जाए ना। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के वर्तमान में कैपिटल कहाँ पर है? लखनऊ है। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं। अच्छा, वो तो ठीक है। बात ये सिंगापुर के साथ अगर समझौता किया गया तो सिंगापुर के बारे में भी हम लोग जान लिया जाए। जैसे अगर सिंगापुर की अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो इसका कैपिटल कहाँ पर है? इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर सिटी इसकी कैपिटल है। और अगर हम आगे बात करें कि यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट या पीएम यहाँ के कौन है? पीएम यहाँ के हैं ली सी लुंग। ली सी लुंग यहाँ के वर्तमान में पीएम है। और बात अगर करें यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है, तो करेंसी यहाँ पर चलती है डॉलर। करेंसी यहाँ पर चलती है डॉलर। तो जो हम सबका पहला क्वेश्चन है उससे ये कुछ जानकारी मिली है कि आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार किस देश के साथ समझौता की है? तो समझौता की है वो सिंगापुर के साथ में। सिंगापुर की अगर बात की जाए तो कैपिटल वहाँ की है सिंगापुर सिटी, पीएम वहाँ के हैं ली सी लुंग, और वहाँ की करेंसी जो है वर्तमान में चल रही है डॉलर। चलिए आगे चला जाए। देखा जाए, हाल ही में इयोन मोर्गन ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वे किस देश के रहने वाले हैं या वे किस देश के खिलाड़ी हैं? ये अगर देखा जाए तो जो इयोन मोर्गन है यह एक क्रिकेट खिलाड़ी थे। ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इंग्लैंड, ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में 2019 में जो वनडे एक दिवसीय क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था, ये वर्ल्ड कप टीम जीतने वाली जो टीम थी वो इंग्लैंड ही थी। और इंग्लैंड टीम के कप्तान थे इयोन मोर्गन। दो टीमें फाइनल में जो पहुंची थी वो इंग्लैंड थी और न्यूजीलैंड थी। तो इंग्लैंड के जो कप्तान थे इयोन मोर्गन थे। अपनी मतलब कैप्टनसी में ये 2019 का वर्ल्ड कप जिताए हुए थे। इन्होंने अब क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो बात की जाए इंग्लैंड की, इंग्लैंड के बारे में अगर कुछ जाना जाए तो इंग्लैंड की कैपिटल कहाँ पर है? लंदन। और अगर हम आपसे बात ऐसे करें कि लंदन किस नदी के किनारे है? लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। ये जानते रहेंगे, लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे है। अगर बात किया जाए कि यहाँ के वर्तमान में पीएम कौन है? पीएम यहाँ के कौन है? भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक। ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं, ये इस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। और बात अगर की जाए कि यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है? इंग्लैंड की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है पाउंड। पाउंड यहाँ की करेंसी है। तो ये कुछ हम सबको सेकंड क्वेश्चन से मिला हुआ है। इयोन मोर्गन किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के हैं। जो वर्ल्ड कप 2019 में हुआ था, 2019 के एक दिवसीय क्रिकेट मैच का वर्ल्ड कप हुआ था, उसके विनिंग जो टीम थी उसके कैप्टन थे इयोन मोर्गन, इंग्लैंड। तो अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो इसकी कैप्टन लंदन है, पीएम है ऋषि सुनक, करेंसी उसकी है पाउंड। ये सब कुछ चीजें हम सबको सेकंड क्वेश्चन से मिलती है। चलिए आगे देखा जाए। भारत की पहली एसी डबल डेकर बस सेवा कहाँ शुरू की गई है? अच्छा, अगर हम आपसे ऐसे बात करें डबल डेकर बस, डबल डेकर बस आप लोग समझते हैं क्या होता है? डबल डेकर बस जैसे कि उसमें 2 फ्लोर होता है, एक नीचे वाला फ्लोर, एक ऊपर वाला फ्लोर, दोनों में पैसेंजर बैठते हैं। ऐसी जो डबल डेकर बसें चलती हैं, ये भी पहली इंट्रोड्यूस जो हुआ था वो मुंबई ही थी, मुंबई सिटी। मुंबई में ही अब भारत की पहली डबल डेकर एसी बस सेवा शुरू हुई है। इसके पहले नॉन एसी भी मुंबई में ही शुरू हुई थी। अब अगर एसी बस सेवा अगर शुरू हुई है तो वो भी मुंबई में ही शुरू हुई है। तो बात अगर की जाए कि भारत की पहली एसी डबल डेकर बस सेवा कहाँ शुरू की गई, तो ये शुरू की गई है मुंबई में। मुंबई में। अब अगर बात की जाए मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र। हाँ, तो इसके बारे में जाना जाए, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई ही है। और अगर बात की जाए वर्तमान में वहाँ के सीएम कौन है?
वर्तमान में सीएम कौन है? उनका नाम है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे हैं। और अगर बात की जाए वर्तमान में वहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन, जरा बताओ जल्दी से। अरे चेंज हो गए, अभी बताए हैं, रमेश बैस हो गए। रमेश बैस, इसीलिए हम पूछे हैं हाँ कि मतलब कुछ कांड हो जाएगा इसमें। 13 नए राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए हैं, वीडियो बना करके अपलोड कर दिया गया है। शायद देखे नहीं हैं। देखे हैं? आए थे सर जी। अच्छा उस दिन आए थे। अच्छा आए थे तो थोड़ा सा आना चाहिए तब ना। तो चलिए आगे देखा जाए। नमामि गंगे कार्यक्रम को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? अच्छा इसे बढ़ा दिया गया है 2026 तक। असल में ये नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है? ये 2014 में ये कार्यक्रम लाया गया था। नमामि गंगे मिशन एक अभियान चलाया गया था। अभियान का नाम क्या था? नमामि गंगे, नमामि गंगे मिशन फर्स्ट। नमामि गंगे मिशन फर्स्ट ये था। अब इस नमामि गंगे मिशन फर्स्ट में क्या किया जाना था कि गंगा की सफाई और गंगा की जितनी ट्रिब्यूटरीज है, उसकी जितनी सहायक नदियां हैं, उन सभी नदियों की साफ सफाई कराना इसका लक्ष्य था। नमामि गंगे जो मिशन चलाया गया था 2014 में, उसका ये लक्ष्य था। लेकिन अब जब इसको 2014 में स्टार्ट किया गया तो इसका लक्ष्य रखा गया था कि 2021 तक हम गंगा की पूरी सफाई करवा देंगे और गंगा की जितनी सहायक नदियां हैं सबकी सफाई हो जाएगी। लेकिन 2021 बीत गया और न तो गंगा साफ हुई न तो उसकी सहायक नदियां। तो अभी हाल फिलहाल में इसके बजट को भी बढ़ा दिया गया है और जो इसके लिए टाइम दिया गया था वो उस टाइम को भी बढ़ाया गया है। अब 2021 तक था ये, लेकिन 2 साल तो ये समझने में भी लगा दिए। 2021 से लेकर के अभी 2023 चल रहा है। इस बीच में क्या हुआ? 2021 तक अगर इसका लक्ष्य था तो 2021 में इसके टेन्योर को बढ़ाना चाहिए था, 2026 तक करना चाहिए था। लेकिन अभी भी 2 साल बैठे रह गए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब जाकर के इनको अब समझ में आया कि 2023 में अब बढ़ाया जाना चाहिए। तो अब 2023 में इसको बढ़ाया गया है, 2026 तक इसको किया गया है। नमामि गंगे मिशन जो फर्स्ट था वो आया था आपका 2014 में। 2014 से लक्ष्य इसको रखा गया था कि 2021 तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे, यानी कि गंगा की सफाई या गंगा की जितनी सहायक नदियां हैं उन सबकी साफ सफाई हो जाएगी। लेकिन अभी तक हुआ नहीं। अब एक और अभियान चलाया गया है। अभी एक अभियान चलाया गया है नमामि गंगे मिशन 2। नमामि गंगे मिशन 2 अब ये चलाया गया है। अब ये 2023 से शुरू करके इसे 2026 तक ये चलाया जाएगा। 2026 तक इसको चलाया जाएगा। अब इसमें लक्ष्य 2026 तक निर्धारित किया गया है कि गंगा की साफ सफाई और गंगा की जितनी सहायक नदियां हैं उन सब की सफाई कर दी जाएगी 2026 तक। अगर लागत की बात की जाए तो इसमें जो लागत आ रही है वो आ रही है 22,500 करोड़ रुपए की। 22,500 करोड़ रुपए की लागत के साथ गंगा और उसकी सहायक नदियों की सफाई करवाई जाएगी। समय जो है वो 2026 तक है। ठीक है, आगे चला जाए, देखा जाए रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा किसने शुरू किया है? तो रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा जो शुरू किया है वो किया है भारतीय रेल और भारतीय डाक ने। भारतीय रेल और भारतीय डाक सेवा। तो भारतीय रेल और भारतीय डाक सेवा का यह संयुक्त पहल है रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा। असल में इसमें किया क्या जाएगा, जो पोस्ट ऑफिस का कार्य है, जो भी पोस्ट की चीजें हैं, जो पोस्ट ऑफिस की चीजें हैं, उन सब को अधिक तेजी के साथ उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए ये पहल शुरू की गई है। रेलवे और भारतीय डाक मिलकर के इसको चला रहे हैं। भारतीय डाक से जो भी डाक निकलेगा उसे उसके गंतव्य तक जल्दी पहुंचाने के लिए भारतीय रेल के साथ ये समझौता किया गया है। नाम उसका दिया गया है रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा। अब अगर बात की जाए भारतीय रेल और डाक सेवा अगर दोनों मिलकर की जा रही है, दोनों मिलकर के ये पहल चला रहे हैं, तो भारतीय रेल के बारे में जाना चाहिए। पहले अगर हम बात करें कि भारत में पहली रेल कब चली थी, भारत में पहली रेल कब चली थी, आप लोग क्या पता है? क्या नहीं पता है तो मेरे साथ पता कर लो। 16 अप्रैल 1853 की बात है
जब मुंबई से ठाणे के बीच में कुल 34 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। उस 34 किलोमीटर की दूरी को आपको पता है, जब मुंबई से ये चली थी 3:35 पर वो ट्रेन वहाँ से चली थी। 34 किलोमीटर की दूरी को 4:45 तक उसको तय कर ली थी। 1 घंटे 10 मिनट में वो 34 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय की थी। अगर हम आपसे ऐसे बात करें कि 16 अप्रैल 1853 को जो ट्रेन चली, किसके शासनकाल में चली थी? नाम क्या था? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के समय में उसको चलाया गया था। अगर हम आपसे ऐसे पूछे कि नाम क्या था उसका, जो ट्रेन चलाई गई उसका नाम क्या था? उसका नाम था फेरी क्वीन। फेरी क्वीन उस ट्रेन का नाम था। नाम उसका क्या था? फर्स्ट ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई। किसके समय में चलाई गई? डलहौजी के समय में। डलहौजी के समय में। और अगर बात की जाए नाम क्या था उसका? नाम था उसका फेरी क्वीन। फेरी क्वीन। फेरी क्वीन उस ट्रेन का नाम था। तो इस क्वेश्चन से हम सबको ये कुछ मिल रहा है, नाम उसका था फेरी क्वीन। अच्छा, आगे अगर बात की जाए, भारतीय डाक सेवा भी इसमें एक साझेदार है ना। तो भारतीय डाक के विषय में जाना जाए कि भारतीय डाक को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1 अक्टूबर 1954 को। जो भारतीय डाक सेवा है उसकी शुरुआत कब की गई है? 1 अक्टूबर 1954 से इसकी शुरुआत की गई। अच्छा, अगर हम आपसे ऐसे कुछ अगर पूछे कि भारत की पहली या विश्व की पहली हवाई डाक सेवा कहां से कहां तक संचालित की गई? विश्व की पहली हवाई डाक सेवा कहां से कहां तक शुरू की गई? आप लोग कुछ याद है? 21 फरवरी 1911 की बात है। इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से लेकर के नैनी वो हवाई डाक सेवा शुरू की गई थी। विश्व की पहली है ये, 21 फरवरी 1911 को। और भारतीय डाक की स्टेब्लिशमेंट कब किया गया? 1 अक्टूबर 1954 को। वो हवाई डाक था, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए आगे देखा जाए। अंतरराष्ट्रीय T20 में 100 विकेट हासिल करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? उनका नाम है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जो अंतरराष्ट्रीय T20 में 100 विकेट हासिल कर चुकी हैं। ये अगर बात की जाए कि जो अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट है उसका आयोजन कौन करवाता है? इसका आयोजन कौन करवाता है? इसका आयोजन करवाता है ICC। अच्छा, ICC का फुल नेम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट जिसको कहा जाता है। अगर बात की जाए इसका इस्टेब्लिशमेंट कब है? 1909 में है। बात अगर की जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में है। और अगर बात की जाए इसके वर्तमान में हेड कौन है? उनका क्या नाम है? ग्रेग बर्कले। और ग्रेग बर्कले कहाँ के रहने वाले हैं? न्यूजीलैंड के हैं। ये आप लोग जान रहे हैं। ये भारतीय महिला क्रिकेटर है दीप्ति शर्मा जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 100 विकेट हासिल की हैं। अभी तक कोई ऐसा कर नहीं पाया है, तो पहली महिला क्रिकेटर है। ठीक है, आगे देखा जाए ना, आज जो स्टैटिक का जो पोर्शन है उसमें आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ कि भारत के प्रमुख बौद्ध मठ जो हैं उन सबको हम सबको जान लेना है कि कौन कहाँ पर है। तो इस चीज़ को चलिए देख लिया जाए। अगर हम बात आपसे करें कि जो टाबो मठ है, ये टाबो मठ कहाँ पर है? टाबो मठ है आपका हिमाचल प्रदेश में। टाबो मठ हिमाचल प्रदेश में है। और अगर बात किया जाए अगले का, नामग्याल मठ जो है, तो नामग्याल मठ भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही है। हिमाचल प्रदेश में ही है आपका नामग्याल मठ। और अगर बात की जाए हेमिस मठ, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को याद होगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लद्दाख में है। तो हेमिस मठ भी यहीं पर है। हेमिस मठ ये आपका है लद्दाख में। और अगर बात की जाए थिक्से मठ, थिक्से मठ भी आपका जो है ये है आपका लद्दाख में। और अगर बात करें तवांग मठ, तवांग मठ कहाँ पर है? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। और अगर आगे बात किया जाए नामडार्लिंग मठ और मिडार्लिंग मठ, तो जो नामडार्लिंग मठ है ये है आपका मैसूर में। और मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। मैसूर कर्नाटक में है। और अगर आगे बात की जाए कि मिडार्लिंग मठ कहाँ पर है, तो मिडार्लिंग जो मठ है ये आपका देहरादून में है। देहरादून। और देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में है ये। तो ये कुछ है भारत के प्रमुख बौद्ध मठ।
अच्छा, एक जगह हम सबको कंफ्यूजन हो सकती है कि नाम डार्लिंग मठ और मिड डार्लिंग मठ जो है ये कहाँ कहाँ पर है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। इसे याद करने का थोड़ा सा देख लिया जाए ना। नाम अगर देखा तो नाम यहाँ से शुरू है, ये मैसूर से स्टार्ट है, मैसूर भी से स्टार्ट, नाम मैसूर, नाम डार्लिंग मैसूर, नाम मैसूर, इसे ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। अगर एक आपका नाम डार्लिंग का मठ अगर आपको याद हो गया तो ये तो मैसूर में है ही, तो अगला जो मिड डार्लिंग मठ आएगा वो आपका देहरादून में हो जाएगा। इसे ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो जो नाम डार्लिंग है वो कहाँ पर है, मैसूर। मैसूर कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो चलिए एक नज़र में इसको फिर से देख लेते हैं। टाबू मठ कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल मठ कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ लद्दाख, थिकसे मठ लद्दाख, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, नामडालिंग मठ मैसूर, मिर्डालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी अपनी आप लोग पढ़ाई अच्छे से करें। मिलते हैं अगले दिन अगले एपिसोड अगले वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।